ओके गाइस, तो अब हमारा अगला जो क्वेश्चन है, ठीक है, तो अब हमारा चैप्टर चल रहा था चेंज इन पीएसआर, ठीक है, और जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है हमारा एग्जाम्पल 36 डीके। देखिए ये पार्ट यानी कि फुल नहीं करना, इसके अंदर केवल जो मेन बातें वो डिस्कस करनी है। सबसे पहला पॉइंट है इसके अंदर मेन, we was to carry out the work for reconstitution of the firm at a remuneration including expenses of 10,000, expenses paid by B amounted to rupees 4,000। देखिए फर्म ने बी को बोला कि भाई बी जो कि एक पार्टनर है, ए बी सी 3 पार्टनर है, ठीक है, तो फर्म ने बी को बोला कि भाई तू एक काम कर, तू हमारा रिकंस्टिट्यूशन का सारा काम निपटा दी और इसके बदले और जो भी खर्चा होगा अब प्लस तू ये जो इतनी मेहनत करेगा, एक्स्ट्रा एफर्ट डालेगा रिकंस्टिट्यूशन करने के, तो इन दोनों चीजों को मिला करके हम तुझे 10,000 रुपए देंगे और भाई अब एक्सपेंसेस जो भी होंगे वो तू जान। अब बी ने अपने हैंड से 4,000 रुपए खर्च किए, तो ये वाला जो पॉइंट है ना कि बी ने जो 4,000 रुपए अमाउंट पेड किया वो नल एंड वॉइड है, क्योंकि हम लोगों ने तो एक बार में उससे ठहरा लिया था, एग्रीमेंट कर लिया था कि भाई हम तुझे 10,000 रुपीज देंगे। और फर्म जब भी कुछ पार्टनर को कुछ देती है तो डायरेक्टली नहीं देती, उसकी कैपिटल पर इंप्रेशन डालती है, यानी कि यहाँ पर जो जनरल एंट्री होनी चाहिए वो होनी चाहिए रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट, क्योंकि जो एक्सपेंसेस वगैरह है वो रिवैल्यूएशन से चार्ज किए जाएंगे, क्योंकि वो असेट्स और लायबिलिटीज के रीवैल्यूएशन और रीअसेसमेंट से रिलेटेड है। तो रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू बीज कैपिटल, अमाउंट रहेगा 10,000, ये जनरल एंट्री होगी इसकी, ठीक है। तो इस वाले क्वेश्चन में इसने जनरल एंट्री पूछी है तो ये हो जाएगी और फिर ये रिवैल्यूएशन अकाउंट में डेबिट साइड में पोस्ट हो जाएगा। आई थिंक समझ में आ गया होगा। 4,000 का कोई यूज नहीं है क्योंकि वो बी ने अपने हैंड से किया, उससे हमें कोई मतलब नहीं, ठीक है। इसके बाद आगे अगला जो हमारा क्वेश्चन है वो है एग्जाम्पल 26 टीएस ग्रेवाल। ये भी पार्ट, फुल नहीं करना, पार्ट। देखिएगा इसमें क्या है बेटा, एग्जाम्पल 26 टीएस ग्रेवाल के अंदर क्या है, इसमें भाई आपको बोला गया है कि, बोलो नहीं, इसमें आपको एक बात बोली गई बेटा, फॉर दिस पर्पस द गुडविल ऑफ द फर्म वॉज वैल्यूड एट 2,70,000। मतलब आप बात समझने कि इस वाले क्वेश्चन में, मतलब क्वेश्चन तो हमारा पूरा ही नॉर्मल, हम लोग वैसे पीछे वाले क्वेश्चंस में एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल करा चुके हैं। इस चैप्टर में एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल डिस्कस हो गया, नहीं हुआ है, हुआ है इस चैप्टर में एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल। अच्छा ठीक है, 24 का हुआ था, 26 चलिए तो कोई बात नहीं। तो एग्जाम्पल 26 जो है बेटा हमारा टीएस ग्रेवाल का है ना, तो इसमें एक तो 3-4 पार्टनर है, पी क्यू आर और एस, समझिए 4 पार्टनर है, पी क्यू आर एस, रेशियो दिया हुआ है चारों का और पूरी बैलेंस शीट दी हुई है, कैपिटल दिया, क्रेडिटर दिया, वर्कमैन कंपनसेशन, रिजर्व, फिक्स्ड एसेट्स और करंट एसेट्स दिया है। बाकी क्वेश्चन में कह रहा है फ्रॉम द अबव डेट पार्टनर डिसाइडेड टू शेयर द फ्यूचर प्रॉफिट इक्वली। अब हमारा रेशियो चेंज होकर के चारों पार्टनर का रेशियो इक्वल हो जाएगा, ठीक है। फॉर दिस पर्पस द गुडविल ऑफ द फर्म वाज वैल्यू 2,70,000। तो ये आपको फर्म की गुडविल दी हुई है। तो गाइस ये तो आप जानते हो, ओके ओके ओके। तो एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल आर यू श्योर ना कि अभी तक हमारा नहीं हुआ है इस चैप्टर में, ठीक है। तो एक तो इसके अंदर गुडविल वाला कॉन्सेप्ट इंपॉर्टेंट है, बताते हैं क्या। देखने में तो बहुत इजी लग रहा है कि सर पीछे वाले क्वेश्चन में भी तो यही था, एडजस्टमेंट ऑफ गुडविल वही करते हैं सर कि पूरी फर्म की गुडविल होती है, उसमें न्यू रेशियो दिया होता है, ओल्ड रेशियो दिया होता है, यही तो कर रहे थे आप। न्यू रेशियो दिया है, ओल्ड रेशियो दिया है, सर हम गेन और सैक्रिफाइस निकालेंगे, तो जो पार्टनर गेन कर रहे हैं उनकी कैपिटल को डेबिट कर देंगे पूरी फर्म की गुडविल में उनके गेन शेयर से, और जो पार्टनर सैक्रिफाइस कर रहे हैं उनकी कैपिटलों को हम लोग क्रेडिट कर देंगे। अगर एक से ज्यादा पार्टनर सैक्रिफाइस कर रहा है तो ओवरऑल जितना भी गेनिंग पार्ट है, गेन पार्टनर का गेनिंग पार्ट के लिए जितना वो कंपनसेट कर रहे हैं उस टोटल अमाउंट को सैक्रिफाइसिंग रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। और अगर एक ही पार्टनर सैक्रिफाइस कर रहा है तो उसी की कैपिटल को पूरा की पूरा क्रेडिट कर देंगे, ठीक है। लेकिन यहाँ क्या हो रहा है मालूम है, यहाँ पर 2 पार्टनर गेन कर रहे हैं और 2 सैक्रिफाइस कर रहे हैं। अभी तक आपने पीछे जितने भी क्वेश्चंस किए वहां ऐसी सिचुएशन नहीं बनी, 1 और 2 तो चल रहे थे, लेकिन यहाँ पर क्या हो रहा है, 1 चले थे और 1 और 2 चले थे कि 1 गेनर 2 सैक्रिफाइजर, या 1 सैक्रिफाइजर 2 गेनर, या 1 गेनर 1 सैक्रिफाइजर। यहाँ पर 2 गेनर और 2 सैक्रिफाइजर है। भाई साहब एंट्री तो तुम कर लोगे, लेकिन जब इसको पोस्ट करोगे ना कैपिटल अकाउंट में, वहां पंगा हो जाएगा, तो आपको वो समझना पड़ेगा, समझे आप। तो देखिए यहाँ पर आप अपना पूरा सॉल्व करेंगे तो पी आ रहा है गेनर और क्यू आ रहा है सैक्रिफाइजर, आर आ रहा है गेनर और एस आ रहा है सैक्रिफाइजर, ठीक है। तो पी 640 पार्ट के लिए गेन कर रहा है
ठीक है, और आर 240 पार्ट के लिए गेन करा है। तो पूरी फर्म की गुडविल में ये दोनों पार्ट निकाल लीजिए और इन दोनों पार्ट को टोटल कर दीजिए और उसको डिस्ट्रीब्यूट कर दीजिए। क्यू का 6/40 और एस का 2/40, इनका सैक्रिफाइस रेशियो निकाल करके इस टोटल वाले पार्ट को डिस्ट्रीब्यूट कर दीजिए। जनरल एंट्री क्या होगी, साफ से नजर आ रही है कि पी इज कैपिटल अकाउंट डेबिट, जो जो गेन कर रहा है उसकी कैपिटल को डेबिट करो। पी और आर गेनर है, आर कैपिटल अकाउंट डेबिट, ठीक है, और टू क्यूज कैपिटल अकाउंट क्योंकि वो सैक्रिफाइजर है, और टू एस कैपिटल अकाउंट वो भी सैक्रिफाइजर है। तो जो अमाउंट निकल के आ रहा है वो भी आप आसानी से निकाल लोगे। अमाउंट निकल के आने वाले बेटा आपके 40,500 और 13,500, वो सब तो मैं आपको पीछे की वीडियोस में सिखा चुका हूं। फिर इन दोनों अमाउंटों को मिला करके जो सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकलेगा क्यू का और एस का, उसमें डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे तो वो बनेगा 40,500 और 13,500। कोइंसिडेंटली बनाइए, लाओ चलो देख लो, देखो सैक्रिफाइस रेशियो समझ लो क्यों बनाइए। ये मत समझ जाना कि मैंने ये सेम अमाउंट रख दिया है, नो। ऐसी दिमाग में कोई अवधारणा मत बना लेना कि ये दोनों अमाउंट यहाँ पे कंटिन्यू होते हैं, नो। ये एक कोइंसिडेंस है कि सेम आ गया। देखो कैसे, सैक्रिफाइस रेशियो ऑफ क्यू एंड एस, क्योंकि दो लोग सैक्रिफाइस कर रहे हैं। तो भाई देखो क्यू का जो सैक्रिफाइसिंग पार्ट आपका निकल के आएगा वो आ रहा है 640, और एस का जो सैक्रिफाइसिंग पार्ट निकल के आ रहा है वो आ रहा है बेटा आपका 240, ठीक है। तो आप इसको सॉल्व करोगे तो ये 3:1 आ गया। अब आप इस टोटल अमाउंट को 40,500 प्लस 13,500, टोटल अमाउंट ये हो गया आपका कितना हो गया, ये आपका 54,000 है ना। 54,000 को 3:4, भाई क्यों कर रहा है ऋषभ, फोन नहीं उठा सकते इस समय में। कितना आएगा ये आप सॉल्व करिए, ये आएगा 13,500 और ये 40,500। मेरी बात समझ में आ गई, ये इस वजह से आया इसलिए यहाँ रखा है। ऐसी दिमाग में पिक्चर बता लेना, ओ 40,500 40,500 13,500 13,500, नो। तो ये वाली बात अच्छे से समझ में आ गई ना, ये नई चीज थी जो अभी तक नहीं आई थी, ठीक है। अब इसके अलावा गाइस आप लोग बता रहे हो कि इस क्वेश्चन में एक चीज और है, एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल। यानी आप लोगों का कहना है कि अभी तक किसी भी क्वेश्चन में आप लोगों ने एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल नहीं कराया, राइट। तो इस क्वेश्चन में समझा देता हूं, चलो मैं फिर अगर नहीं कराया तो सुनिए बेटा। इसमें एक लाइन लिखी हुई है कि कैपिटल ऑफ द पार्टनर वर टू बी एडजस्टेड अकॉर्डिंग टू द न्यू पीएसआर बाय ब्रिंगिंग और पेइंग कैश एज द केस में, बाय ब्रिंगिंग और पेइंग कैश एज द केस में बी। देखो बच्चों बहुत सिंपल सी बात है, आपको क्या करना है कि आपको अपना रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाना है, बना लेना। उसके बाद जितनी भी चीजें आपकी पार्टनर कैपिटल अकाउंट में जा रही है डाल देना। फिर आप बैलेंस शीट निकालते हो ना, उसको बोल, आज वीडियो बन पाएगी नहीं बन पाएगी, मेरी मम्मी फोन करना शुरू कर दी। तो फिर इसके बाद बेटा जो आपका बैलेंस सीडी आप लोग कैपिटल अकाउंट का निकालते हो, ध्यान से सुनो, कैपिटल अकाउंट का जो बैलेंस सीडी निकालते हो ना, कैसे निकालते हो, क्रेडिट में से डेबिट घटा के। बच्चों उसको हम लोग रफ में निकालना, मतलब बैलेंस सीडी तो निकालना लेकिन लिखना मत बैलेंस सीडी वो वाला वहां पर, क्योंकि आपको बैलेंस सीडी कुछ और लिखना है। आप लोग क्या करना, रफ में बैलेंस सीडी निकालना। तो बैलेंस सीडी में एक काम कर रहा हूँ, सॉल्यूशन में से देख ले रहा हूँ कितना है, क्योंकि आपको घर जाके क्वेश्चन खुद करना है, मैं केवल जो चीज चेंजेस है वो समझा दे रहा हूँ। टॉपिक है हमारा एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल, एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल। देखिए इसमें हमारे 3 से 4 स्टेप होती है। पहली स्टेप होती है हमको एडजस्टेड कैपिटल फाइंड आउट करनी है। तो आप लोग ऑब्वियस है, आपके 4 पार्टनर है पीक्यूआरएस, चारों का बैलेंस शीट निकाल लोगे। सारी एडजस्टमेंट्स करने के बाद ही इस वाली स्टेप को अंजाम देना, सबसे आखिरी में होगा एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल। तो इस क्वेश्चन में जो आपका एडजस्टेड कैपिटल आने वाला है वो आने वाला है, पी का आ रहा है 1,56,500 पीस, या पहले एडजस्टेड कैपिटल निकाल लो, एडजस्टेड कैपिटल, ठीक है। पी की आ रही है 1,56,500। कैसे आई है, पी के क्रेडिट, पी के कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट साइड के टोटल में से पी के कैपिटल अकाउंट के डेबिट साइड का टोटल लेस किया, जो बचा रफ में वो कहलाएगा पी की एडजस्टेड कैपिटल। फिर क्यू की निकालेंगे आप, क्यू की आ रही है बच्चों, क्यू की आने वाली है आपकी 3,28,500, ठीक है। फिर आप आर की निकालेंगे, आर की आएगी आपकी 3,80,500। फिर आप एस की निकालेंगे एडजस्टेड कैपिटल, एस की एडजस्टेड कैपिटल आएगी 5,04,500, ठीक है। ये आपकी एडजस्टेड कैपिटल होगी स्टेप 1। अब आपको क्या करना है,
आपको इन चारों एडजस्टेड कैपिटल को टोटल करना है। जब आप इसका टोटल करोगे तो टोटल आएगा 13,70,000, 13,70,000। गाइस दिस इज टोटल कैपिटल ऑफ न्यू फर्म, टोटल न्यू कैपिटल ऑफ फर्म। आपकी फर्म की नई कैपिटल आ गई, ठीक है। इस कैपिटल को आप न्यू रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कीजिए, इस कैपिटल को न्यू रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कीजिए। न्यू रेशियो मेरे ख्याल से चारों का इक्वल है, तो हर एक पार्टनर की पी। फिर आप अपने अगली स्टेप में निकालेंगे रिक्वायर्ड कैपिटल, जो आप डिस्ट्रीब्यूट करके पाएंगे वो होती है रिक्वायर्ड कैपिटल। पी की रिक्वायर्ड कैपिटल हो जाएगी, ये स्टेप 1 है, ये स्टेप 2 है, ये स्टेप 3 है। तो रिक्वायर्ड कैपिटल पी की हो गई आपकी 13,70,000 इंटू 1/4, तो ये आएगी आपकी बेटा ये निकल के आएगी 3,42,500। फिर ऐसी क्यू की भी सेम आएगी क्योंकि चारों की सेम है, आर की भी सेम आएगी और एस की भी सेम आएगी। मेरी बात समझ में आ गई ना? ये आपकी थर्ड स्टेप, ये सब वर्किंग नोट है, आपको मतलब अलग से दिखाना है, ठीक है। इसके बाद फोर्थ स्टेप पे आप निकालोगे शॉर्टेज या सरप्लस। अगर ध्यान से सुनिएगा, आपको कंपैरिजन रिक्वायर्ड कैपिटल का एडजस्टेड कैपिटल से करना है। जैसे पी की अगर आपकी रिक्वायर्ड कैपिटल ज्यादा है और एडजस्टेड कैपिटल कम है तो ये कहलाता है सरप्लस। नहीं, थोड़ा गलत हो गया। अगर आपकी रिक्वायर्ड कैपिटल ज्यादा है और एडजस्टेड कैपिटल कम है तो ये कहलाता है शॉर्टेज। तो उस पार्टनर को अपनी शॉर्टेज को पूरा करने के लिए कैश में पैसे लेकर के आने पड़ेंगे, जैसा इस क्वेश्चन में बोला है। लेकिन अगर आपकी रिक्वायर्ड कैपिटल कम है और एडजस्टेड कैपिटल ज्यादा है तो इसका मतलब आपका सरप्लस पड़ा हुआ फर्म में, आप विथड्रॉ करके ले जाइए, ठीक है। तो पी का अगर हम चेक करें, पी की रिक्वायर्ड है बेटा 342,500, राइट, और इसकी एडजस्टेड कितनी है 156,500, तो इसको लानी पड़ेगी। तो यहां लिखेंगे, यहां जो बचेगा ये आगे आपका पी का बच के आएगा बच्चों। ये आपका जो पी का आने वाला है वो आने वाला है आपका 1,86,000, और ये क्या आएगा बच्चों, ये आएगा शॉर्टेज, एस माने शॉर्टेज, ठीक है। फिर क्यू का चेक करो, क्यू की भाई रिक्वायर्ड 342 और एडजस्टेड 328, तो क्यू का भी आपका शॉर्टेज आने वाला है क्योंकि जितनी चाहिए उससे कम पड़ी हुई है अभी तक फॉर्म में। तो क्यू की जो शॉर्टेज आ रही है वो आ रही है 14,000 रुपए, ठीक है ना एस। फिर तीसरा पार्टनर आर, आर का क्या सीन है भाई, आर के 342 चाहिए, 380 पड़े हैं, आर का ज्यादा है, तो 380,500 माइनस 3,42,500, तो भाई इसका जो बचेगा वो बचेगा 38,000, 38,000। भैया इसका है एक्सेस, ठीक है, एक्सेस है तो ये क्या करेगा, विथड्रॉ करेगा। और चौथा कौन है, एस, एस का भी भाई ज्यादा है, 5,04,500 माइनस 3,42,500, तो ये बचेगा बेटा अपना 1,62,000, ठीक है, ये भी इसका एक्सेस है। तो भाई अब देखिए जो लोग, अब फिर आपको क्या करना मालूम है, फिर आप जो अपने कैपिटल अकाउंट बनाओगे ना, तो जो आपने रिक्वायर्ड कैपिटल निकाली है, जो आपने रिक्वायर्ड कैपिटल निकाली थी उसे आप कैपिटल अकाउंट में लिख दोगे टू बैलेंस शीट, ये लिखोगे बैलेंस शीट में, और यही बैलेंस शीट में लायबिलिटीज में कंटिन्यू करोगे। मेरी बात समझ में आ रही है, ये मत लिख देना बैलेंस शीट, क्योंकि एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल टॉपिक के अंदर एडजस्टेड कैपिटल का बैलेंस शीट डालते हैं, रिक्वायर्ड कैपिटल का बैलेंस डालते हैं कैपिटल अकाउंट में, और उसी को बैलेंस शीट में कंटिन्यू करते हैं। फिर आपने ये जो सरप्लस और शॉर्टेज निकाली है, तो जिनकी सरप्लस है वो लोगों की विथड्रॉ की एंट्री करके वो फिर कैपिटल अकाउंट में पोस्ट कर दो। जैसे इसकी क्या आ रही थी, ये शॉर्टेज आ रही थी, तो ये लेके आएगा, यानी इसकी एंट्री हो जाएगी बैंक अकाउंट डेबिट टू पीस कैपिटल, तो फिर वो कैपिटल अकाउंट में भी चली जाएगी और बैंक अकाउंट में भी चली जाएगी। फिर ऐसी क्यू की शॉर्टेज है तो उसकी एंट्री हो जाएगी बैंक अकाउंट डेबिट टू क्यूज कैपिटल, और आर और एस की एक्सेस है तो इनकी एंट्री हो जाएगी आर कैपिटल डेबिट टू बैंक और फिर एस कैपिटल डेबिट टू बैंक। फिर ये कैपिटल अकाउंट में भी पोस्ट हो जाएगी, बैंक अकाउंट में भी पोस्ट हो जाएगी, और उसी हिसाब से फिर ये चीजें अपने क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा। मेरे को लगता है समझ में आ गया होगा। बस इस क्वेश्चन में इतना था। हाँ, एक बात रह गई थी, अभी पीछे एक बात थोड़ी सी रह गई थी जल्दबाजी में, ये आपने एंट्री तो कर ली, ये वाला पोर्शन है ना, लेकिन जब आप इसको कैपिटल अकाउंट में पोस्ट करोगे तो कैसे करोगे, ध्यान से सुनो। आपको अगर आप क्यू और एस का एक साथ समझेंगे, मतलब आपको ये चीजें क्रेडिट में है ना, तो आपको क्रेडिट साइड में लिखना है बाई पी एंड आर कैपिटल। आप अलग अलग नहीं डिस्टिंग्विश कर सकते चीजों को, क्योंकि ये जो 40,500 है ना, उसमें से इसका कितना है और इसका कितना है नहीं पता। ये जो 13,500 है ना,
उसमें से इसका कितना है और इसका कितना नहीं पता, इसलिए आपको इस तरीके की चीजों में पोस्टिंग में पंगा आएगा, इसलिए कराया था मैंने। तो आप इसे लिखोगे बाई कैपिटल अकाउंट के डेबिट क्रेडिट साइड में लिखोगे बाई पीज एंड आर्स कैपिटल, एक साथ लिखोगे एक लाइन में बाई पी एंड आर कैपिटल, और क्यू के में लिखोगे 40,500, एस के में लिखोगे 13,500। फिर आ जाओगे कैपिटल अकाउंट के डेबिट साइड में, कैपिटल अकाउंट के डेबिट साइड में वहां लिखोगे टू क्यू एंड एस कैपिटल, फिर पी के में लिखोगे 40,500 और आर के में लिखोगे 13,500। इस तरीके से पोस्ट होगी ये, क्योंकि और कोई तरीका नहीं है, आप इसको अलग अलग नहीं कर सकते। ठीक है, ये है मैक्सिमम इसका। आगे बढ़ते हैं। अब हमारा अगला क्वेश्चन है बेटा, एग्जाम्पल फोटो लेनी तो ले लो, रफ कर रहा हूं। इसके बाद हमारा अगला एग्जाम्पल है एग्जाम्पल 25 टीएस ग्रेवाल फुल। एग्जाम्पल 25 टीएस ग्रेवाल फुल। देखो भाई, इसमें गाइस कीप क्वाइट। यहां से अब आपको थोड़े से अलग तरीके के क्वेश्चंस मिल रहे हैं। सर 1 मिनट हो गई? एग्जाम्पल 25 टीएस ग्रेवाल फुल करना है फुल। लेकिन इस क्वेश्चन में मालूम है एक नई चीज है, वो ये चीज है कि अगर आप अपना क्वेश्चन ध्यान से पढ़ोगे तो क्वेश्चन में एक बात बोली है बेटा कि हम बोलो नहीं भाई, अमर, तरुण और अखिल 3 पार्टनर है, रेशियो दिया हुआ है, पूरी बैलेंस शीट दी हुई है, सब सामान अपने ठिकाने पर दिए, न्यू रेशियो भी दे रखा है, ठीक है, और ये सब हमारी रिवैल्यूएशन ऑफ असेट्स और रीअसेसमेंट ऑफ लायबिलिटी भी दी हुई है। लास्ट में एक बात बोली है इसने, द पार्टनर डिसाइडेड टू कैरी द असेट्स, लायबिलिटीज, जनरल रिजर्व एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एट द सेम वैल्यू इन द बैलेंस शीट ऑफ द न्यू फर्म, पास एन एडजस्टमेंट एंट्री giving effect to the above arrangement and prepare balance sheet after adjustment। yes, जिस क्वेश्चन में अभी तक आप जो क्वेश्चंस कर रहे थे ना, 2 टाइप्स के क्वेश्चंस होते हैं कॉन्स्टिट्यूशन में, एक असेट्स, लायबिलिटीज, एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट एंड लॉसेस, क्या आप इनको नई बैलेंस शीट में कंटिन्यू कर रहे हैं या नहीं। तो इसमें 2 बातें होती हैं, रिजर्व्स, ध्यान से सुनिए, रिजर्व्स, एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट एंड लॉसेस, उसके रिगार्डिंग भी 2 बातें होती हैं, और असेट्स और लायबिलिटीज के रिगार्डिंग भी 2 बातें होती हैं। तो पहले समझते हैं एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट एंड लॉसेस के रिगार्डिंग, रिजर्व्स, एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट एंड लॉसेस के रिगार्डिंग 2 बातें। पहली बात, क्या आप इनको नई बैलेंस शीट में कंटिन्यू कर रहे हैं, क्या आप इनको नई बैलेंस शीट में कंटिन्यू नहीं कर रहे हैं। तो अभी तक हम जितने भी सम्स कर रहे थे वो कर रहे थे कि हम अपने एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट एंड लॉसेस, एग्जिस्टिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस और रिजर्व्स को नई बैलेंस शीट में कंटिन्यू नहीं कर रहे थे। तो आप क्या करते थे, इनको पार्टनर्स की कैपिटल में डिस्ट्रीब्यूट कर देते थे। लेकिन अब हमारा टाइप 2 है कि एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट एंड एक्यूमुलेटेड लॉसेस और रिजर्व्स को हमें नई बैलेंस शीट में कंटिन्यू करना है सेम प्राइस पर। तो हम उस तरीके से जनरल एंट्री नहीं कर सकते जो अब तक करते हुए आ रहे थे रिगार्डिंग रिजर्व्स, एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट एंड लॉसेस। ठीक है, दूसरी चीज, अभी तक हम असेट्स और लायबिलिटीज, रीवैल्यूएशन ऑफ असेट्स एंड रीअसेसमेंट ऑफ लायबिलिटीज के रिगार्डिंग क्या कर रहे थे कि इनको नई वाली बैलेंस शीट में इनके रिवाइज्ड प्राइस पर कंटिन्यू कर रहे थे। लेकिन अब टाइप 2 है कि उसने क्वेश्चन में बोला है कि इनको जो बुक वैल्यू है उसी पर कंटिन्यू करना है, ना कि मार्केट या रिवाइज्ड प्राइस पर। तो उस कंडीशन में भी आपको रिवैल्यूएशन अकाउंट नहीं बनाना, ठीक है ना। अब आपको एक एडजस्टमेंट एंट्री करनी है, और उस एडजस्टमेंट एंट्री के लिए आपको नेट इफेक्ट निकालना पड़ेगा, वो अमाउंट निकालना पड़ेगा, कैलकुलेशन ऑफ नेट अमाउंट विच टू बी एडजस्टेड, है ना, ये एडजस्टमेंट ऑफ अमाउंट निकालता है। तो सबसे पहले आप निकालेंगे कैलकुलेशन ऑफ नेट अमाउंट। आपको एक अमाउंट निकालना है जिसको आपको जिस अमाउंट से आपको एडजस्टमेंट की एंट्री करनी है, वो अमाउंट आपको निकालना पड़ेगा। हाँ, तो फिर इसके बाद हमारा कैलकुलेशन ऑफ नेट अमाउंट विच शुड बी एडजस्टेड। ठीक है, अब हम वो अमाउंट निकालेंगे, या इज टू बी एडजस्टेड, जैसे भी लिखना चाहो। ठीक है भाई, देखिए इसमें क्या करना होता है कि ध्यान से सुन लीजिए, डिक्रीज या ऐसे बोलो प्रॉफिट आपको ऐड करना है, लॉस आपको लेस करना है, पर वो प्रॉफिट किस चीज पे होना चाहिए, डिक्रीज प्रॉफिट ऑन इंक्रीज इन असेट्स। आपकी असेट्स अगर इंक्रीज हो रही है, उसका बुक वैल्यू
जो है उससे ज्यादा हो रहा है मार्केट वैल्यू, तो आपको प्रॉफिट होगा, मतलब आपकी एसेट्स इंक्रीज होगी। तो इंक्रीज इन एसेट्स और डिक्रीज इन लायबिलिटी के कारण जो आपको प्रॉफिट होगा वो ऐड होगा इसके अंदर आपस में, और इंक्रीज इन लायबिलिटी और डिक्रीज इन एसेट्स के कारण आपको जो लॉस होगा वो आपका लेस होगा। इसके अलावा जनरल रिजर्व का अमाउंट इसमें ऐड होगा, जितने भी रिजर्व्स हैं आपके उनका अमाउंट ऐड होगा, जितने भी एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट है वो ऐड होंगे, एक्यूमुलेटेड लॉसेस है वो ऐड होंगे, और गुडविल भी इसके अंदर ऐड हो जाएगी, पूरी फर्म की गुडविल, ना कि उसके हिस्से की। ये सारी चीजें ऐड करके बनेगा, ये सारी चीजें ऐड लेस करके आपको मिलेगा नेट अमाउंट। ठीक है, तो आप फटाफट से देख सकते हैं इसके अंदर कि अब हमारा सबसे पहले लॉस ड्यू टू डिक्रीज in assets and increase in liability। ठीक है, लॉस ड्यू टू डिक्रीज इन एसेट्स एंड इंक्रीज इन लायबिलिटी। तो इस क्वेश्चन के अंदर आप अपना क्वेश्चन को देखोगे तो इस क्वेश्चन के अंदर आपको फर्नीचर और कंप्यूटर, वो कंपैरिजन आप घर पे कर लेना, फर्नीचर और कंप्यूटर के रिगार्डिंग आपको लॉस नजर आ रहा है। फर्नीचर में आपको 10,000 का लॉस नजर आ रहा है, ठीक है, और कंप्यूटर में आपको बेटा 30,000 का लॉस नजर आ रहा है। वो घर पे जाके आप अपना डिक्रीज इंक्रीज कर लेना, समझ में आ जाएगा। ठीक है गाइस, तो ये तो हो गए आपके टोटल 40,000 रुपए माइनस। ठीक है, अब आप करिए प्रॉफिट या गेन ड्यू टू डिक्रीज इन लायबिलिटी एंड इंक्रीज इन एसेट्स। ठीक है भाई, तो इसमें ये चीज आप देखोगे बेटा, तो एक तो आपको स्टॉक नजर आ रहा है, स्टॉक के कारण आपकी फर्म में प्रॉफिट आ रहा है, कितने रुपए का प्रॉफिट आ रहा है बेटा, 20,000 का। ठीक है, और इसके अलावा पीवीडी के कारण आपको प्रॉफिट आ रहा है 2,000 रुपए का, तो ये हो गया आपका 22,000 रुपए। ठीक है भाई, तो अब आप इस 40,000 में से 22,000 को एडजस्ट करेंगे तो आपका लॉस ऑन रिवैल्यूएशन आ जाएगा, ये आ गया आपका 18,000 रुपए। ये तो आ गया आपका रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड रीअसेसमेंट ऑफ लायबिलिटीज का कॉन्सेप्ट। अकाउंट नहीं बनेगा, इस तरीके से होगा। इसके बाद मैंने क्या बोला था, इसमें क्या ऐड करेंगे आप अपने जनरल रिजर्व, जो भी आपके रिजर्व्स है वो जो डिस्ट्रीब्यूट होने थे, जो अब डिस्ट्रीब्यूट नहीं होने पार्टनर्स में, फ्री रिजर्व जो डिस्ट्रीब्यूट होने थे पर अब वो डिस्ट्रीब्यूट नहीं होने, और आपके एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट एंड लॉसेस। तो इस क्वेश्चन के अंदर आपको जनरल रिजर्व 80,000 का वो ऐड कर लो, और एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट के रूप में आपको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट दिया हुआ है 30,000, वो ऐड कर लो, और एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट में और तो कुछ है नहीं, और एक्यूमुलेटेड लॉसेस के रूप में आपको दिया हुआ है, कुछ नहीं दिया है, तो ये सब चीजें प्लस कर लो, तो आपका आ जाएगा 1,92,000। ये आ गया आपका नेट अमाउंट जो आपको एडजस्ट करना है। समझ में आ गई बात, ये अमाउंट आपका आ गया नेट अमाउंट। अब आपको क्या करना है बच्चों, और गुडविल भी तो है इसके अंदर, गुडविल तो रह गई, गुडविल भी क्वेश्चन के अंदर दी हुई, गुडविल आपको दी हुई है 1 लाख रुपीस की गुडविल। ठीक है, अब आपका फाइनली आ गया अमाउंट, आपका फाइनली निकल के कितना आ गया बेटा, 1,92,000। बच्चों अब आपको ओल्ड रेशियो और न्यू रेशियो की मदद से गेन और सैक्रिफाइसिंग चीजें पता करनी है। तो इस क्वेश्चन के अंदर बेटा आप जब चेक करोगे तो आपको पता चलेगा कि जो हमारे 3 पार्टनर है ना, अमर, तरुण और अखिल, उसमें से अमर तो कर रहा है गेन और तरुण कर रहा है, नहीं, अमर कर रहा है सैक्रिफाइस और तरुण कर रहा है गेन, और अखिल कुछ नहीं कर रहा, नील है वो। तो अमर गेनर हो गया, अमर जो गेन कर रहा है वो कर रहा है 1/10 पार्ट से गेन, ये आप निकाल लोगे ओल्ड और न्यू करके ना, और जो दूसरा वाला है तरुण, वो फिर ऑब्वियसली 1/10 पार्ट से सैक्रिफाइस कर रहा होगा। तो बच्चों ये जो नेट अमाउंट आता है, इस नेट अमाउंट को गेन पार्टनर के गेन्ड प्रॉफिट शेयर से कैलकुलेट करके वो उसी अमाउंट को कंपनसेट करेगा। तो अमर सैक्रिफाइस कर रहा है, ओके, कोई बात नहीं, अमर सैक्रिफाइस वो हमने देखा है ना, इसलिए अमर सैक्रिफाइस कर रहा है, तरुण गेन कर रहा है। तो अमाउंट ऑफ कंपनसेशन बाय गेन कौन कर रहा है, तरुण कर रहा है ना, तो तरुण कंपनसेट करेगा। तो किस अमाउंट में, नेट अमाउंट से उसके गेन प्रॉफिट शेयर को, नेट अमाउंट है 1,92,000 और उसका गेन शेयर है 1/10, तो ये आ जाएगा 19,200। समझ में आ गया। अमाउंट रिसीव्ड बाई अखिल कितना हो जाएगा, 19,200। तो इसकी जनरल एंट्री क्या होगी, तरुण की कैपिटल आप कर दोगे, तरुण कैपिटल अकाउंट डेबिट और टू
दूसरा कौन है तरुण के बाद? अमर। अखिल तो है नहीं इसमें। टू अमर्स कैपिटल, क्योंकि अखिल तो कुछ कर ही नहीं रहा। ठीक है गाइस, ये आपकी जर्नल एंट्री होगी और इस एंट्री के हिसाब से आप इसको कैपिटल अकाउंट में पोस्ट कर दोगे, इसमें रिवैल्यूएशन अकाउंट नहीं बनेगा। अब आप जनरल लेजर को डिस्ट्रीब्यूट नहीं करोगे कैपिटल अकाउंट में, प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट नहीं करोगे, ठीक है। और इसके बाद आप जब नई बैलेंस शीट बनाओगे ना, तो जो आपको बैलेंस शीट के अंदर सामान दिए सिर्फ कैपिटल के बैलेंस को छोड़कर, और कैश बैंक में अगर कोई फ्लक्चुएशन हो रहा है तो, बाकी आप जो भी आपको बैलेंस शीट के सौदे दिए एज इट इज नई बैलेंस शीट में कैरी फॉरवर्ड हो जाएंगे। मतलब आपका जनरल रिजर्व भी जाएगा न्यू बैलेंस शीट में, क्रेडिटर भी जाएगा, पीएनएल भी जाएगा, कैपिटल का जो आप बैलेंस का अकाउंट बनाओगे, कैपिटल का अकाउंट बनाओगे, उसका जो बैलेंस बचेगा वो जाएगा, और कैश इन हैंड जाएगा, बैंक बैलेंस जाएगा, सेम अमाउंट जाएगा वही की वही जो बैलेंस शीट में दिया है। डेटर्स जाएगा, प्रोविजन जाएगा, स्टॉक जाएगा, फर्नीचर जाएगा, कंप्यूटर जाएगा। आ गया समझ में? कोई डाउट तो नहीं है? बस इतना ही था इसमें, ठीक है ना। अभी आगे बढ़ते हैं, कोई नहीं। ओके, तो अब हम आगे बढ़ते हैं बेटा। अब हमारा अगला क्वेश्चन है एग्जाम्पल 23 टीएस ग्रेवाल फुल। ये भी क्वेश्चन हमें फुल करना है। इसकी फोटो शोटो ले ली, तरफ करें इसको। एग्जाम्पल 23 टीएस ग्रेवाल, ये भी आपको फुल करना है। और इस क्वेश्चन में जो चेंज है वो मैं आपको बता देता हूँ फटाफट से। आज ही जाकर के सब काम कंप्लीट कर लेना अपना, फिर जैसे वीडियो डल जाए उसमें से कॉन्सेप्ट्स बना लेना, ताकि फिर मैं जब उसके शॉर्ट्स आपको समझाऊंगा, शॉर्ट्स के रूप में जब वो कॉन्सेप्ट समझाऊंगा तो आपको और अच्छे से भी समझ में आएंगे। एक बार आप लिख चुके होंगे, एक बार आप वीडियो सुन चुके होंगे, और एक बार आप मेरे से सुन लेंगे तो वो दिमाग में बैठ जाएगा कॉन्सेप्ट। ठीक है, देखिए एग्जाम्पल 23 टीएस ग्रेवाल। इसमें जो चीज चेंज है बेटा वो ये है कि इसमें बोला है आशिक, किरण और मधु और पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस इन द रेशियो 3:1। दे डिसाइडेड टू शेयर प्रॉफिट एंड लॉसेस इन द रेशियो 1:3 with effect from 1st April 2023. They also decided to record the effect of the following revaluation without affecting the book value, without affecting the book value of the assets and liabilities by passing the adjustment entry. तो देखने में तो क्वेश्चन बिल्कुल वही है, ये लैंड एंड बिल्डिंग, प्लांट एंड मशीनरी और सन्ड्री क्रेडिटर्स, इनकी बुक वैल्यू दी हुई है और रिवाइज्ड वैल्यू दी हुई है। ठीक है ना? हाँ बता रहा हूँ, अभी वो क्वेश्चन पढ़ रहा था अभी तो मैं। ठीक है ना, मैं वही तो कह रहा था, बोले तो तुम ना। देखने में तो क्वेश्चन वही है कि आपको बुक वैल्यू दी हुई है और रिवाइज्ड वैल्यू दी हुई है। ठीक है, तो लेकिन जब हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे ना तो हल्की सी चीज अलग आएगी। वो क्या आएगा कि जैसे भी आपने पिछले क्वेश्चन में देखा था कि आपका लॉस ऑन रिवैल्यूएशन आया था, लेकिन आपने तो उस क्वेश्चन में लॉस ऑन रिवैल्यूएशन को उसमें गुडविल, जनरल रिजर्व, वो सारी चीजें ऐड करके फिर वो लॉस ऑन जो था वो नेट अमाउंट जो था वो नेगेटिव की जगह पॉजिटिव हो गया था। लेकिन इस क्वेश्चन में आपका रिवैल्यूएशन का लॉस आ रहा है और इसके अलावा कुछ भी ऐड करने के लिए नहीं है, तो आपका जो नेट अमाउंट आएगा जो एडजस्ट होना है वो नेगेटिव आएगा। और जब भी हमारा नेट अमाउंट नेगेटिव आता है तो सिर्फ इतना सा चेंज होता है कि अभी जो हमारी एंट्री हो रही थी कि गेनिंग पार्टनर की कैपिटल करो डेबिट, सैक्रिफाइसिंग पार्टनर की कैपिटल करो क्रेडिट, अब वो एंट्री रिवर्स हो जाएगी। यानी कि सैक्रिफाइसिंग पार्टनर की कैपिटल हो जाएगी डेबिट और गेनिंग पार्टनर की कैपिटल या करंट अकाउंट हो जाएगा क्रेडिट, अगर हमारा नेट अमाउंट नेगेटिव आता है तो। ठीक है, हमारी एंट्री रिवर्स हो जाएगी नेट अमाउंट के नेगेटिव आने पर। सैक्रिफाइसिंग पार्टनर कैपिटल डेबिट और गेनिंग पार्टनर कैपिटल या करंट अकाउंट क्रेडिट। तो ये क्वेश्चन घर से कर लेना। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट है एग्जाम्पल 44 डीके सेल्फ, खुद से करके लाना है घर से पूरा। ठीक है, एक प्रैक्टिस सम्स डाला है मैंने क्योंकि मुझे लग रहा था कि थोड़ी बहुत प्रैक्टिस भी डालनी है जिसमें चीजें मिक्स हो, तो वो क्वेश्चन मैंने डाल दिया एग्जाम्पल 44 डीके का। इसके बाद आपका अगला जो क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है, 44 डीके कर लेना घर से। इसके बाद आपका अगला क्वेश्चन है, बस आज के 2 क्वेश्चन रह गए लास्ट। अगला क्वेश्चन है एग्जाम्पल 10 टीएस ग्रेवाल फुल। एग्जाम्पल 10 टीएस ग्रेवाल, एग्जाम्पल 10 टीएस ग्रेवाल। आप लोगों को भी 12th क्लास में ऐसे ही वीडियोस मिलेंगी, बल्कि डे 1 से 12th क्लास में वीडियोस बनेंगी आप लोगों की, क्योंकि अब तो रिकॉर्डिंग का सिस्टम बहुत अच्छा है। एकदम शुरू से ही आपको पूरे सेशन रिकॉर्डेड मिलेंगे, घर जाके आराम से 10 बार रिवीजन कर सको। हाँ जी, चलिए गाइस 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 प्लीज कीप क्वाइट। 10 मिनट्स तक बस शांति रखिए, थोड़ा सा ना अपना अपना पढ़ लो, जो आ रहा है डाउट्स बाद में पूछ लेना एक दूसरे से, पहले अपना काम अपना कंप्लीट कर लो। देखिए एग्जाम्पल 10 में क्या होने वाला है, ये एक्चुअली वर्कमैन कंपनसेशन का क्वेश्चन एक जगह डिस्कस कर ले रहे हैं फटाफट से ना, ताकि हमारे जो रूल्स हैं वो वैसे बीच में हमने 2-3 रूल्स तो डिस्कस कर लिए हैं,
है ना। बीच में हमने 2-3 रूल्स तो डिस्कस कर लिए, बाकी की जो हमारे बच्चे कुछ रूल है वो हम यहाँ पर डिस्कस कर ले रहे हैं बेटा। देखिए इसमें ये बोल रहा है राम श्याम मोहन शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेज इन द रेशियो 4:3:2 डिसाइडेड टू शेयर द प्रॉफिट एंड लॉसेज इन द रेशियो 2:3:4। ठीक है, इट्स ओके। आपको क्वेश्चन के अंदर एक छोटी सी बैलेंस शीट का एक्सट्रैक्ट फॉर्म दिया हुआ है और उसमें आपको क्वेश्चन में दिया है वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व 90,000 का। प्यारे बच्चों, क्वेश्चन के अंदर वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व 90,000 दिया हुआ है। उसके अलावा कुछ आपको ऑल्टरनेटिव केसेस दिए हुए हैं। केस 1 व्हेन नो इंफॉर्मेशन एज टू क्लेम इज गिवन, मतलब ये मैं पहले भी बता चुका हूं, फिर से बता देता हूं कि अगर आपको वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम के रिगार्डिंग कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं है तो ये माना जाएगा कि हमारे पास कोई भी क्लेम नहीं है। तो उस सिचुएशन में जो हमारा कंपनसेशन रिजर्व है बैलेंस शीट के अंदर, उसको पूरा की पूरा पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाएगा उनके ओल्ड रेशियो में। एंट्री होगी वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट टू ऑल पार्टनर्स कैपिटल या करंट अकाउंट उनके ओल्ड रेशियो में। ठीक है, नेक्स्ट। अब दूसरा केस When there is no claim, बच्चों क्लेम की इंफॉर्मेशन नहीं है या फिर कोई क्लेम नहीं है तो बात एक ही है, तो इसका भी सेम वही ट्रीटमेंट होगा जो केस 1 में था। केस 3 इसमें कह रहा है when a claim, अभी डाउट नहीं पूछ रहे, 5 मिनट तक अपना अपना काम करना है, अगले 5 से 7 मिनट में बैच की वीडियोस फिनिश हो जाएगी, फिर करना अपना डाउट। ठीक है, जब तक आवाज नहीं करो प्लीज। when a claim on account of workman compensation is 45,000, अब वो कह रहा है कि भाई हमारे पास क्लेम है और 45,000 का है। बच्चों हमारी बैलेंस शीट में जो रिजर्व है वो 90,000 है, क्लेम जो है राइज वो 45,000 है। तो ये शायद ये चीज हम पहले कर चुके हैं, तो ये आप उस वीडियो में से कॉन्सेप्ट निकाल के कर लेना। कॉन्सेप्ट नंबर 4 व्हेन अ क्लेम कर चुके थे ना, व्हेन अ क्लेम ऑफ ऑन अकाउंट ऑफ वर्कमैन कंपनसेशन इज 99,000, ये वाला केस भी हम लोग कर चुके थे ना, आपकी वीडियोस में डल चुका है ना वाला केस कि अगर आपके पास जो शॉर्टेज है वो आ जाए तो ठीक है, या वहीं से कीजिएगा। मैं जानबूझ के नहीं बता रहा हूँ ताकि आप पीछे की वीडियोस देखें और नोट्स बनाएं। ठीक है, इसके बाद लास्ट है हमारा व्हेन अ क्लेम ऑफ कंपनसेशन इज 90,000, तो ये तो बहुत सिंपल है, 90,000 का रिजर्व है और 90,000 का क्लेम है, तो एक ही एंट्री हो जाएगी डिस्ट्रीब्यूट करने की। वर्कमैन का डिस्ट्रीब्यूट नहीं होगा, उसको प्रोविजन करने की एंट्री हो जाएगी। वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन फॉर वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम 90,000, अब आपका डिस्ट्रीब्यूट नहीं होगा। ठीक है, और बाकी बस और तो कुछ है ही नहीं है। बाकी एक चीज और इसमें बीच बीच में आ जाती है, ध्यान रखना, जब आपसे वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम के रिगार्डिंग जनरल एंट्री करवाए तो एक छोटी सी बात और ध्यान रखना कि जहां कहीं रिवैल्यूएशन क्रिएट हो तो वो अगर प्रॉफिट हो रहा हो रिवैल्यूएशन पे तो उसको डिस्ट्रीब्यूट कर देना, लॉस हो रहा हो मतलब डेबिट का रिवैल्यूएशन हो तो उसको पार्टनर्स की कैपिटल में से चार्ज कर लेना, और जो प्रॉफिट हो रहा हो रिवैल्यूएशन पे क्रेडिट का रिवैल्यूएशन आ जाए किसी एंट्री में तो उसको पार्टनर्स की कैपिटल में क्रेडिट कर देना, क्योंकि इसमें सारी एंट्री है, मतलब पूरा क्वेश्चन नहीं, केवल एक वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व के रिगार्डिंग है। हालांकि जरूरी नहीं है पर कर देना, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, इसके बाद आज का लास्ट क्वेश्चन एग्जाम्पल 11 टीएस ग्रेवाल फुल। बच्चों इसमें हमने पूरा इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड को समझाया है, आईएफएफ के पूरे रूल्स है, ध्यान से सुनिए। इसमें क्या होने वाला है, ये कह रहा है कि 3 पार्टनर इट्स ओके, गौरव, सौरभ और कबीर, तीनों के ओल्ड और न्यू रेशियो दिए हुए। बैलेंस शीट के अंदर जो सिचुएशन है वो कुछ इस तरीके से है बेटा कि आपको जो आईएफआर दिया है, आईएफआर मतलब इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व, पीछे बातें नहीं, आईएफआर जो आपको दिया हुआ है इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व वो 18,000 का दिया हुआ है। ठीक है, लायबिलिटी साइड में, और असेट साइड में आपको इन्वेस्टमेंट दी है और वहां लिखा है एट कॉस्ट, मतलब आईएफआर आपके पास है 18,000 रुपए का और इन्वेस्टमेंट आपके कॉस्ट प्राइस पर दे रखे हैं 2 लाख रुपीस के। अब नीचे केसेस हैं। फर्स्ट केस व्हेन देयर इज नो अदर इंफॉर्मेशन, कोई इंफॉर्मेशन नहीं है, तो भाई कोई बात नहीं, इंफॉर्मेशन नहीं है तो इसका मतलब आप अपने आईएफआर को पार्टनर में डिस्ट्रीब्यूट कर दीजिए। जनरल एंट्री क्या होगी, आईएफआर अकाउंट डेबिट टू ऑल पार्टनर कैपिटल अकाउंट, घर जाके नोट कर लेना सब आराम से वीडियो सुन के। सेकंड कंडीशन वो कह रहा है कि व्हेन मार्केट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट इज 2 लाख, वाह, बुक वैल्यू भी 2 लाख, मार्केट वैल्यू भी 2 लाख, तो फ्लक्चुएशन का कोई यूज ही नहीं हुआ, आईएफआर का कोई यूज ही नहीं हुआ, तो इसमें भी सेम वही करेंगे, डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे आईएफआर को सभी पार्टनर्स में उनके रेशियो में। एंट्री वही होगी जो भी बताई थी, वीडियो पे सुन लेना। थर्ड, व्हेन मार्केट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट इज 1,91,000, यहां आपका आईएफआर यूज होगा क्योंकि आपके पास जो इन्वेस्टमेंट है
उसकी आपकी बैलेंस शीट में प्राइस है 2 लाख, और अब आपका जो इन्वेस्टमेंट है वो मार्केट में हो गया, बातें नहीं करो प्लीज भाई, जो आपका इन्वेस्टमेंट है वो मार्केट में हो गया है 1,91,000 का, इसका मतलब 9,000 का लॉस हो रहा है आपको। तो इस लॉस की कवरिंग आप आईएफआर के लिए करेंगे, इसीलिए तो बनता है आईएफआर कि फ्लक्चुएट अगर प्राइस हो आपका इन्वेस्टमेंट तो वो आप इस फंड से कवर करें, तो उसकी एंट्री आपको करनी पड़ेगी। अब आपको यहाँ पर एक चीज देखनी पड़ेगी कि क्या आपके पास फंड्स सफिशिएंट है या नहीं, इस फ्लक्चुएशन के कारण जो लॉस हुआ है उसको मेट आउट करने के लिए। तो भाई आपके पास 9,000 रुपए का डिफरेंस आ रहा है ना, और आपके पास फंड है 18,000 का, तो बड़े आराम से कवर कर लोगे। तो पहले 9,000 रुपए तो आप इसके कवरिंग में लगा लो, यानी कि इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व 9,000 डेबिट टू इन्वेस्टमेंट 9,000। अब बाकी के जो 9,000 बचे वो आप डिस्ट्रीब्यूट कर दो, उसका यूज नहीं है। तो इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व बचे हुए 9,000 डेबिट टू ऑल पार्टनर्स कैपिटल, दोनों को मर्ज करके एक एंट्री भी कर सकते हो। इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व 18,000, क्योंकि 18,000 का था वो, डेबिट टू इन्वेस्टमेंट 9,000 और टू ऑल पार्टनर्स कैपिटल, बाकी के जो 9,000 है वो डिस्ट्रीब्यूट कर दिए मेरे जो टेबल पे। इसके बाद गाइस अगला है हमारा, बोलिए नहीं प्लीज, 5 मिनट की बात हो रहा है। इसके बाद हमारा अगला है व्हेन मार्केट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट इज 2,18,000, यानी कि आप देखिएगा हमारे इन्वेस्टमेंट बढ़ गए मार्केट में। अच्छा, पीछे वाली वीडियो में ये और पीछे वाले कॉन्सेप्ट में हम ये और बता दें कि जो इन्वेस्टमेंट है वो अब मार्केट वैल्यू पर जाएगा, नई बैलेंस शीट में 1,91,000 में, ठीक है। लेकिन अब हमारे इन्वेस्टमेंट की मार्केट वैल्यू होगी 2,18,000, तो भाई बढ़ाए घटा नहीं है, तो अभी भी आईएफआर का कोई यूज नहीं हुआ। डिस्ट्रीब्यूट करो पूरा 18,000, जो 18,000 रुपए का आईएफआर आपके पास बैलेंस शीट में गिवन है उसको डिस्ट्रीब्यूट करो पार्टनर्स में, एंट्री आप जानते हो। और न्यू बैलेंस, और ये 18,000 रुपए जो आपके इन्वेस्टमेंट के बढ़ गए हैं ये इंक्रीज इन एसेट्स है, इसकी एक एंट्री करनी पड़ेगी आपको, इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन 18,000, और फिर उस रिवैल्यूएशन को आपको पार्टनर्स में उनकी कैपिटल में क्रेडिट करना पड़ेगा, पार्टनर्स की कैपिटल में क्रेडिट करना पड़ेगा, ठीक है। ऑल पार्टनर्स कैपिटल, ऑल पार्टनर्स, अभी हमने एंट्री क्या बोली, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू इन्वेस्टमेंट, फिर इसके बाद पार्टनर्स की कैपिटल को गलत हो गया बेटा, एंट्री उल्टी हो गई, सॉरी। इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन, क्योंकि 18,000 रुपए बढ़ गए, फिर इस रिवैल्यूएशन की वजह से ऑल पार्टनर की कैपिटल क्रेडिट हो जाएगी, यानी कि रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू ऑल पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, ठीक है। और इसके अलावा नई वाली बैलेंस शीट में जो इन्वेस्टमेंट जाएगा वो 2,18,000 रुपए जाएगा। वीडियो को बहुत ध्यान से सुन के लिखना, एक बार सब समझ में आ जाएगा, क्योंकि आपको रिकॉर्डेड वीडियो मिल रही है, घर जाके इसको 10 बार सुनेंगे अच्छे से समझ में आएगा, ठीक। और फिर भी कोई दिक्कत है तो पूछ लेना। अब अगला सुनो, अगर आपकी इन्वेस्टमेंट की मार्केट वैल्यू 1,73,000 है, तो भाई बुक वैल्यू 2 लाख, मार्केट वैल्यू 173, इसका मतलब 27,000 रुपए का फर्क आ रहा है। लेकिन आपके पास तो फंड ही नहीं है, फंड तो केवल 18,000 का है, तो भाई 18,000 रुपए तो इस फंड में से निकालो, बाकी 9,000 रुपए रिवैल्यूएशन से निकालो। तो एंट्री होगी इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व 18,000 डेबिट, रिवैल्यूएशन 9,000 डेबिट टू इन्वेस्टमेंट 27,000, ठीक है। इसके बाद इस 9,000 के डेबिट के रिवैल्यूएशन को डिस्ट्रीब्यूट करो पार्टनर्स में, तो उन पार्टनर्स, सभी पार्टनर्स की कैपिटल डेबिट ओल्ड रेशियो में टू रिवैल्यूएशन 9,000, और आपका जो न्यू बैलेंस शीट में जो रिजर्व जाएगा, वो जो आपका वो जाएगा इन्वेस्टमेंट जाएगा वो 1,73,000 पे जाएगा। आ गया ना समझ में? और आपका आईएफआर बचा ही नहीं डिस्ट्रीब्यूट होने के लिए। तो बस यहीं तक था सफर अपना आज का, ठीक है। कल मिलते हैं, शब्बा खैर, शुभ संध्या।